JCERT क्लास 8 का विज्ञान का ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले आप लोग को हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का पूरा करवा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं और सारा कॉन्सेप्ट जो है उसको भी क्लियर करवा दिए हैं। तो उधर अगर नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप प्लेलिस्ट से सारा का सारा देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को यहाँ से बहुत सारा जो है वो पढ़ने के मटेरियल, नोट्स, ये सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म जीव आखिर होता क्या है। तो सूक्ष्म जीव जो होता है उसको हम लोग आंख से, खुली आंखों से इस तरह से हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना, मतलब इतना छोटा होता है कि उसको नंगे आंख से देखा नहीं जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि अपने आसपास में जीव जंतु को देखा होगा, है ना, तो कुछ जीव इतना इतना मतलब छोटा होते हैं कि वो आंख से देखा नहीं जाता है ना, मतलब आंख से दिखेगा ही नहीं। तो एक गिल्ले ब्रेड को 1-2 दिन तक छोड़ देना है। क्या होता है इसमें, एक यहाँ आप लोग के लिए क्रियाकलाप बोल रहा है कि एक ब्रेड लेना है, उसको गीला करना है और क्या करना है, उसको 1 से 2 दिन तक उसको छोड़ देना है इसी तरह से। उसका बाद उसके ऊपर आप लोग देखिएगा कि रुई के जैसा, है ना, रोएदार संरचनाएं उग जाती है। अब इन संरचनाओं को आवर्धन लेंस, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना लेंस, एक गोल सा इस तरह से होता है, बताते हैं इस तरह से, है ना, आवर्धन लेंस, इस तरह का जो लेंस होता है उसके सहायता से अगर हम लोग देखेंगे, है ना, तो देखने से एक रोएदार संरचना उग जाता है ना, उसको आवर्धन लेंस से हम लोग देखेंगे तो ये दिखेगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हें राइजोपस ब्रेड माल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर एक बार समझिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक गीला ब्रेड लेते हैं और ब्रेड को 2-3 दिन तक इसी तरह से छोड़ देंगे, है ना, छोड़ने के बाद उसमें एक आवर्धक लेंस से हम लोग देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा क्या दिखेगा, बहुत छोटा सा एक राइजोपस ब्रेड माल्ट दिखेगा, है ना, देखने पर। तो इसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आइए सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग जानेंगे कि, है ना, कि क्या होता है, कैसा होता है और किस तरह का दिखता है सो। तो यहाँ देखिए कि ब्रेड है ना, ये ब्रेड को गीला करके अगर 2 दिन तक छोड़ दिया जाता है तो इसमें रुई जैसा संरचना उग जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड माल्ट बोलते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। कुछ कुछ सूक्ष्म जीव इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि उसको हम लोग आंख से तो देखने की दूर बात है ना, सूक्ष्मदर्शी से वो दिखेगा और कुछ कुछ तो ऐसा भी होता है कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखेगा, है ना। अब यहाँ आगे आता है कि जबकि कुछ आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाला कवक हो गया। सूक्ष्म जीव को जो है वो 4 भाग में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को, जिसको हम लोग आंख से, खुली आंख से नहीं देख पाएंगे, इसको 4 भाग में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन है, तो जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और सेवाइल है। ये 4 भाग में सूक्ष्म जीव को बांटा गया है, जो कि नीचे दिखाया गया है चित्र में, है ना। कुछ सूक्ष्म जीव का चित्र में दिखाया गया, इसको ध्यान से आपको देखिए। यहाँ क्या है, ये कि क्लेमाइडोमोनास है, उसी तरह से अस्पायगायरा है। कुछ सूक्ष्म जीव अमीबा भी है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, बहुत बहुत क्या रहता है, छोटा रहता है। पैरामीशियम है, ये सारा चीज जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। फफूंद है, ये सारा चीज, है ना। नेक्स्ट आता है कि स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, ये सारा सूक्ष्म जीव है। राइजोपस ब्रेड माल्ट जिसको बोलते हैं, है ना, ब्रेड में जो अभी बताए थे कि रुई के जैसा एक संरचना उग जाता है, ब्रेड को अगर गीला करके अगर 2 दिन छोड़ देंगे तो उसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं, जिसको ब्रेड माल्ट के नाम से जाना जाता है। ये सब कवक के अंतर्गत आता है। पेनिसिलियम, है ना, ये सारा चीज। विषाणु हो गया। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा फिर से बढ़िया से समझते हैं कि सूक्ष्म जीव को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, सेवाइल। जीवाणु के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो वहां हम लोग यहाँ देखते हैं, है ना, जीवाणु के अंतर्गत जो आने वाला है, और कवक के अंतर्गत जो आता है, प्रोटोजोआ के और सेवाइल के अंतर्गत। तो सेवाइल के जो अंतर्गत में आता है वो कौन कौन है, तो क्लेमाइडोमोनास है ना, अस्पायरागोरस है। ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आता है, सेवाइल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कोई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आता है, तो अमीबा हो गया, है ना, उसी तरह से पैरामीशियम हो गया। ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट है कि जीवाणु। जीवाणु के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो स्पाइरल, है ना, ये आता है जीवाणु के अंतर्गत, और छड़नुमा जीवाणु ये आता है जीवाणु के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कवक के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो राइजोपस ब्रेड माल्ट जिसको बोलते हैं, और पेनिसिलियम जो कवक के अंतर्गत आता है। इनके अलावा भी विषाणु एक होता है ना। और विषाणु क्या होता है, तो विषाणु जो है ना, ये एक निर्जीव होता है, लेकिन सजीव के शरीर में जाने के बाद ना सजीव का जैसा प्रतीत करता है, मतलब उस सजीव का जैसा व्यवहार करने लगता है। जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं, टैबलेट क्या सजीव है, नहीं, वो निर्जीव चीज रहता है, लेकिन उसमें वो विषाणु रहता है। अब क्या होता है कि उसको हम लोग जब खाते हैं टैबलेट को, और खाने के बाद वो तो निर्जीव था, लेकिन जैसे वो शरीर के अंदर में गया तो वो टैबलेट जो है वो सजीव बन जाता है ना। टैबलेट के अंदर में जितने भी सूक्ष्म जीव रहता है वो सजीव बन जाता है, जिंदा हो जाता है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि रोचक जानकारी क्या है।
तो आपने चित्र 3.6 में विषाणु को चित्र देखा होगा, है ना, विषाणु, यहां देखिए, दिखा, ये विषाणु है, ये विषाणु का चित्र दिख रहा है, ये भी विषाणु है। तो ये क्या है, तो ये सूक्ष्म जीव है, ये भी क्या है, सूक्ष्म जीव है, और ये जीवाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से निर्जीव हैं। अभी हम बताए थे कि ये विषाणु जो है वो क्या है, सूक्ष्म जीव है, और ये क्या है, एक निर्जीव है, परंतु ये सजीव का शरीर में जाता है ना, तो ये सजीव के जैसा भी ये क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। जो हम लोग टैबलेट खाते हैं बीमार पड़ने पर, वो निर्जीव रहता है, लेकिन वो टैबलेट खाने के बाद हम लोग में एनर्जी आता है, बीमार हट जाता है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही हम लोग निर्जीव चीज को खाएं, लेकिन ये सजीव के शरीर में अंदर में जाने से ये किस तरह का व्यवहार करने लगता है, सजीव के जैसा ही व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट आता है, एक जीवाणु का सामान्य व्यास जो होता है वो 1 मिलीमीटर से लेके लगभग 1000वें भाग के बराबर होता है ना। एक जीवाणु का जो है सामान्य व्यास, मतलब इस तरह से, है ना, व्यास क्यों बोलते हैं, इस तरह से, है ना, यहां से यहां तक दूरी के। तो क्या है कि मतलब एक जो सूक्ष्म जीव है ना, जीवाणु का सामान्यतः व्यास कितना होता है, 1 मिलीमीटर के लगभग 1000, मतलब 1 मिलीमीटर को 1000 भाग में हम बांट देंगे। 1 मिलीमीटर को, एक तो मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता ही है, लेकिन उसको अगर 1000 में भाग में बांट देंगे तो 1000वें भाग मतलब एक, है ना, एक होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव कहां रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो है वो सभी जगह रहते हैं, हाँ, चाहे वो पानी हो, हवा हो, मिट्टी हो, सब जगह, है ना, सूक्ष्म जीव सभी जगह होते हैं। वायु में वो होते हैं, है ना, पानी में भी होते हैं, सभी सतह पर होते हैं, तथा सभी जीवित वस्तु पर भी होते हैं, जैसे हम है ना, मेरे अंदर में भी सूक्ष्म जीव है ना। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो फायदे के लिए रहता है, और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो हानिकारक के लिए रहता है। जैसे कि हम लोग के शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, बाहर से अगर कोई बीमारी वाला सूक्ष्म जीव आया है तो उसको क्या करता है, खूब मारता है ना। अगर नहीं मार पाता है तो वो बाहर वाला आके हम लोग के शरीर में हावी हो जाता है, और हावी होने के बाद वो अपना प्रजनन करके पूरा फैला देता है, जिस वजह से शरीर को बीमार कर देता है। लेकिन अगर हम लोग का सूक्ष्म जीव जो है वो बहुत शक्तिशाली है, पूरा हेल्दी है, और बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीव आया उसको खूब मारा, है ना, भगा दिया यहाँ से, है ना। लेकिन अगर नहीं इतना कर पाता है तो बाहर वाला जो आके हम लोग के शरीर में हावी हो जाता है, वो अपना प्रजनन करके अपना पूरा जो है वो संख्या को बढ़ा देता है, जिस कारण से हम लोग को वो बीमार कर देता है। तो सूक्ष्म जीव सभी जगह पर होते हैं, पानी में हो गए, है ना, सभी जीवित प्राणी में हो गए, बर्फीले शीत उष्ण गर्म चीज में भी हो गए, हर परिस्थिति में जो है सूक्ष्म जीव है। मरुस्थल में भी है, जल में भी है, मनुष्य सहित सभी सजीवों के शरीर में क्या है, ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं, और कुछ जो है वो समूह के साथ में रहते हैं। जैसे अकेले रहने वाला में से कौन है, अमीबा है, और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो समूह में, जैसे कि ब्रेड का माल्ट हो गया, जिसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं, ये सारा चीज। अब सूक्ष्म जीव और हम, है ना, क्या हम लोग सूक्ष्म जीव के साथ में मित्रता है, वो देखेंगे। तो मनुष्य के जीवन में सूक्ष्म जीव कई तरह से प्रभाव डालते हैं। आम लोगों का विश्वास है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जीव, अभी दही आप लोग खाते होंगे, दही पीते होंगे, है ना, तो उसमें भी सूक्ष्म जीव होता है, बिना सूक्ष्म जीव के दही जमेगा ही नहीं, है ना। तो वो हम लोग के लिए क्या हानिकारक है? अगर हानिकारक होता तो दही कोई पीता ही नहीं, और दही जो है पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें जो है कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो क्या होता है, हानिकारक भी होते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में पूरा जानेंगे कि आखिर कौन सा जीव जो है हम लोग के लिए लाभदायक होता है, और कौन सा जीव जो है वो हम लोग के लिए हानिकारक होता है, मतलब सूक्ष्म जीव के बारे में। तो दही हो गया, है ना, दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल आदि बनाने में हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, और ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और जैविक कार्बनिक खाद बनाने के लिए सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। और ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। मृदा में जो है ना, मिट्टी में जो है उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाता है। और कुछ जीवाणु का उपयोग हम लोग औषधि मतलब दवाई बनाने के रूप में भी करते हैं। अब सोचो, है ना, यहाँ सोचने के लिए बोला है कि दही एवं ब्रेड बनाने के लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार जो है हमारी सहायता करते हैं। तो आपने घर में देखा होगा माँ या दादी को दही जमाते हुए, उसमें क्या करते हैं कि आपने ध्यान दिया होगा कि गुनगुने हल्का गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिला दिया जाता है ना, जामन जिसको हम लोग जोरन बोलते हैं, वो चीज डाल दिया जाता है। दूध जो रहता है, दूध में जो पुराना दही रहता है उसको थोड़ा सा दे दिया जाता है, और पुराना दही में कौन होता है, सूक्ष्म जीव होता है ना। और दही में कौन सा जीवाणु होता है, तो लैक्टोबैसिलस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दही में कौन सा जीवाणु होता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। और ये दूध को क्या चीज में परिवर्तन करता है, तो दूध को ये दही में परिवर्तन करता है। और ये जीवाणु जो है वो दूध में जनन कर करके अपनी संख्या को बढ़ा देता है, जिसके कारण दूध जो है वो दही में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और उसी तरह से हम लोग जलेबी, है ना, जलेबी हो गया, इडली हो गया, भटूरा हो गया आदि बनाने के लिए जो है वो भी सूक्ष्म जीव का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ कुछ क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप आप लोग खुद कीजिएगा या फिर तो हम लोग करवाते हैं, है ना, शॉर्ट वीडियो में मिलेगा आप लोग को। तो आइए ब्रेड बनाएं। एक कटोरा में 30 या 41 ग्राम मैदा लेना है। हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा ईस्ट,
और थोड़ा सा चीनी डाल देना है और इस घोल के 10 से लेकर 15 मिनट तक क्या करना है, ढक के रखना है। और इस पेस्ट में मैदा को गूथे और मैदा को ढककर थोड़ी देर तक आप लोग को क्या करना है, छोड़ देना है। और कुछ देर बाद जब आप देखेंगे कि मैदा का आयतन बढ़ गया है और वास्तव में गूथे हुए मैदा इस तेजी से जनन करता है और इसमें जनन करके वह श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और इसके कारण वहां गैस होता है, मैदा में गैस आ जाता है और जिसके कारण ये आयतन इसका क्या होता है, वजन बढ़ जाता है। और जब हम इसे भट्टी में बेक करते हैं तो इससे मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ब्रेड जो है वो छिद्र युक्त हो जाता है, मतलब ब्रेड में छिद्र छिद्र हो जाता है ना, ब्रेड बनाने में। अब नेक्स्ट आता है सूक्ष्म जीव का वाणिज्य उपयोग। सूक्ष्म जीव का बिजनेस करने के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है ना, कैसे वो देखते हैं। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है बड़े स्तर पर जो है अल्कोहल है ना, दारू जिसको लोग बोलते हैं, शराब है ना, स्टिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फल ये सब जो है रस मौजूद प्रकृति जो है वो शर्करा ईस्ट द्वारा अल्कोहल या शराब में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि चावल होता है, चावल को भी सड़ा के उसका, जिसको झारखंड में बोलता है कि हड़िया बनाया जाता है ना, वो सारा चीज बनता है। और जो शराब होता है, महुआ को 3-4 दिन तक पूरा सड़ाया जाता है ना, उसमें भी सूक्ष्म जीव होता है, उसके बाद जो है वो शराब में परिवर्तन होता है। तो ये सारा चीज किया जाता है। शराब कैसे बनाया जाता है देखिए पहले यहाँ, तो अल्कोहल या फिर तो शराब का निर्माण 500 ml बीकर को लेना है और इसमें 3 से 4 भाग तक जल भर देना है और इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल देना है और इसका 1 या 2 चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देना है। इसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद इसमें उष्ण मतलब गर्म स्थान पर ढक कर रखना है और सूंघ के देखिएगा ना तो एकदम पूरा नशा नशा मतलब महकेगा। तो घोल में यह गंध अल्कोहल की है जो कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। और चीनी को है ना, चीनी जो है चीनी अल्कोहल में बदलता है और इस प्रक्रिया को हम लोग किण्विन कहते हैं ना। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, किण्विन प्रक्रिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि लुई पास्चर ने सर्वप्रथम किण्विन का खोज किया था और इस प्रक्रिया का खोज 1857 ईस्वी में किया था। लुई पास्चर ने सबसे पहले है ना किण्विन प्रक्रिया को क्या किया था, खोज कब, 1857 ईस्वी में। अब नेक्स्ट आता है कि औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग है, दवाई बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कई बार जो है वो बीमार पड़ने पर डॉक्टर हमें प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक का गोली देता है, कैप्सूल देता है। और ये प्रतिजैविक जो है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिनका निर्माण जो है सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। हम लोग टैबलेट खाते हैं ना, तो टैबलेट जो है ना सूक्ष्म जीव से बनता है ना, ताकि वो उसको हम लोग विषाणु बोलते हैं और वो हम लोग के शरीर के अंदर जाता है और सजीव के जैसा प्रतीत करता है और सजीव के जैसा व्यवहार करता है। जितना भी जो हानिकारक सूक्ष्म जीव अंदर में रहता है और जो हम लोग टैबलेट से जो खाए हैं सूक्ष्म जीव को, वो शरीर के अंदर जाके जिंदा होता है और उसके बाद उसको क्या करता है, उसके साथ में लड़ता है, जो हानिकारक लड़ाता है और उसको मार भगाता है। उसके बाद शरीर जो है वो क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि आजकल जीवाणु और कवक से बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक का निर्माण हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारा चीज है ना, एंटीबायोटिक का दवाई है। कुछ सावधानी है ना, यहाँ सावधानी क्या बोला जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट समझिएगा यहाँ कि हम लोग के द्वारा जब सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि एंटीबायोटिक जो है पूरा लेना है तो उसको पूरा लेना है ना, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स अगर नहीं करते हैं तो अगली बार जब हम लोग एंटीबायोटिक अगर लेंगे, दवाई खा रहे हैं एंटीबायोटिक का, तो वो काम नहीं करेगा। प्रतिजैविक का अधिक प्रयोग हम लोग का शरीर में उपस्थित लाभदायक जीवाणु का वही नष्ट कर देता है और विषाणु उत्पन्न रोगों से लिए प्रतिजैविक का असर कारक नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे जीवाणु का खोज किया है जो ब्रेड में मोल्ट है ना को खत्म कर देता है और उन्होंने उनका नाम दिया है पेनिसिलियन। और यह जो है विश्व का पहला जो है प्रतिजैविक मतलब पहला एंटीबायोटिक दवाई था और यह कार्य के लिए उन्हें 1945 में इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। क्या होता है टीकाकरण, आप लोग सुने होंगे कोरोना समय में कि वैक्सीन ले है ना, उसके बाद बच्चा में भी देखे होंगे मतलब बच्चा को जो है वैक्सीन पड़ता है। वैक्सीन जो है ना यहाँ पड़ेगा है ना, हाथ में जो है इस जगह पर वैक्सीन जो है वो नस में नहीं पड़ता है, वैक्सीन थोड़ा सा पड़ता है, ज्यादा नहीं। तो क्या टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, तो आपने छोटे बच्चों को टीकाकरण के बारे में सुना होगा कि टीका लगवाना है, आपने भी कई बार टीका लगवाया होगा केंद्र पर जाकर। और शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, इससे क्या होता है, तो यहां समझिएगा कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसका अंदर में रोग से लड़ने के लिए कोई प्रतिजैविक नहीं रहता है ना, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं रहता है, तो उसके लिए उसके अंदर शरीर में अंदर में डाला जाता है ताकि वो अनेक रोगों से क्या हो सके, लड़ पाए। तो सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों को हमेशा लड़ने के लिए, तैयार रहने के लिए शरीर में जो है मृत सूक्ष्म जीव को प्रवेश कराया जाता है और ये मृत सूक्ष्म जीव हम लोग का शरीर में प्रवेश करने के बाद जो है वो जीवित हो जाते हैं और किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर में ये स्मरण हो जाता है कि वह उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर को पुनः प्रवेश करने की किस प्रकार उससे लड़ना है, वो सारा चीज है ना।
पीलिया, है ना, हेपेटाइटिस, टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि इस तरह की बीमारी रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। जो बच्चों को पिलाया जाने वाला पोलियो भी जो है ना, पोलियो का दवाई जो पिलाया जाता है वो भी एक तरह का वैक्सीनेशन ही है। आजकल जानवरों के लिए भी, जानवर को भी रोग से बचाने के लिए टीकाकरण होता है ना। तो कृषि कार्य में सहायक उपयोगी सूक्ष्मजीव, कृषि में भी जो है वो सूक्ष्मजीव उपयोग होता है। कैसे? तो कुछ नीले हरे सवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी को क्या करता है, उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। कुछ सूक्ष्मजीव जो है उपयोग बायो फर्टिलाइजर के द्वारा जो है खाद बनाने के लिए, बायो पेस्टिसाइड से, है ना, बनाने के लिए जो भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण संरक्षण में सूक्ष्मजीव कैसे मतलब मददगार है। तो आपने जैविक खाद के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। क्या आपको पता है कि यह कैसे बनता है? आइए हम लोग इसको पता करते हैं। तो 2 गमला लेना है, प्रत्येक में मिट्टी आधा भर देना है और इन्हें ए बी नाम से चिन्हित कर देना है। गमले में पौधे का कचरा भर देना है और तथा दूसरा गमला में क्या करना है, पॉलिथीन का और कांच ये सब भर देना है ना, टूटा हुआ खिलौना ये सारा चीज भर देना है। अब इसमें से 3 या 4 सप्ताह के बाद देखिएगा तो आपने देखा होगा कि गमला ए में, है ना, रखा गया कचरा जो था वो अपघटित हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में ये क्या हुआ? तो सूक्ष्मजीव जो इसको खा खा के पूरा अपघटन कर दिया, नष्ट कर दिया। और ये गमला जो बी में था कचरा, उसको सूक्ष्मजीव जो है परिवर्तन नहीं कर पाया क्योंकि वो गलने सड़ने वाला चीज नहीं था। तो वास्तव में सूक्ष्मजीव मरे हुए जीवों और पादपों को अपशिष्ट में अपघटित कर देता है ना, उसको पूरा गला सड़ा देता है। अब औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा, मतलब उद्योग से जो भी कचरा निकलता है उसको किस तरह से निपटारा कर सकते हैं? तो ये सूक्ष्मजीव विषैल पदार्थ जैसे पेट्रोलियम आदि को भी अपघटित करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। औद्योगिक का ना इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है उसको निपटान में भी सूक्ष्मजीव अहम भूमिका निभाते हैं। जैव तकनीक और सूक्ष्मजीव, कई बार जो है शैवाल का उपयोग आजकल बायोगैस, डीजल, बायो अल्कोहल ये सब बनाने में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है ना। तो यहां हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। और यह सभी सजीव के लिए क्या है, जरूरी है। नाइट्रोजन गैस सब सजीव के लिए एक जरूरत पड़ता है। और यह प्रोटीन, न्यूक्लियर अम्ल, पर्ण हरित एवं विटामिन में उपस्थित भी होता है। और पौधे एवं जंतु में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भी क्या होता है, उपयोग सीधा नहीं कर पाते हैं। यहां समझिए कि क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, 78%। और सभी सजीव जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करता है। और यह प्रोटीन, न्यूक्लियर अम्ल, पर्ण हरित, विटामिन ये सारा में उपस्थित होता है। लेकिन पौधा एवं जंतु वायुमंडल का जो है ना, वायुमंडल से पौधा हो गया और जंतु जैसे हम लोग हो गए, डायरेक्ट हम लोग नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते हैं, है ना, डायरेक्ट हम लोग नहीं लेते हैं। पौधे केवल नाइट्रेट या फिर तो अमोनियम के रूप में ही नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, किंतु मृदा में इनके यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। और फिर भी आखिर ये पौधे की यौगिक कैसे प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी के अंदर में भी क्या रहता है, कुछ जीव रहता है ना। जैसे यहां देखिएगा कि दलहन जाति के पौधा जड़ का ग्रंथिकाएं होते हैं। चना या मटर पौधे का जड़ सहित मिट्टी से जो है उखाड़िए। इसमें क्या आप लोग देखिएगा कि जड़ में, जड़ को मिट्टी से साफ कीजिएगा तो वहां क्या होता है, जड़ों में अवलोकन कीजिएगा कि यहाँ फूला हुआ, है ना, गोल गोल सा, जिसको हम लोग गैठी जैसा में मतलब बोलते हैं कि मतलब गोल गोल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्यूम, है ना, पौधे मतलब लैक्यूम पौधा बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो लैक्यूम पौधा में जड़ में ग्रंथियों या फिर तो ग्रंथियां होती है। और ये ग्रंथियां राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है। देखिए कोई भी आप यहाँ बढ़िया समझिएगा कि कोई आलू हो गया या फिर तो और भी कोई पौधा हो गया, उसको उखाड़िएगा तो वहां देखिएगा कि जड़ में गोल सा होता है ना, गोल गोल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्यूम पौधा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इस गोल सा घर में जो है वो राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है, जो कि वो क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्रोजन को लेकर वो वहां से वो पौधा को भी देता है। मतलब यहां समझिएगा कि किस तरह से दोस्त है। सो पौधा क्या किया कि घर दिया, है ना, राइजोबियम का रहने के लिए। और राइजोबियम क्या किया, पौधा को नाइट्रोजन दे रहा है ना। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है, जो कि मिट्टी में घुल जाता है। और यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कहलाता है। कभी कभी तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है। वायुमंडल में जो है ना, क्या वायुमंडल में भी नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होता है? आइए इसका हम लोग पता करेंगे। तो सोचिए कि सूक्ष्मजीव हमारे कितने अच्छे मित्र हैं, है ना। अब हम मतलब कि यहां तक तो देखिए सूक्ष्मजीव हम लोग के लिए मित्र थे, अब शत्रु भी हैं। कैसे? तो कुछ सूक्ष्मजीव जो है वो अन्य जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। ये हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुएं जैसे भोजन हो गया, कपड़ा, चमड़े के सामान, ये सब का हानि पहुंचा देता है ना। तो कुछ सूक्ष्मजीव जो है मनुष्य तथा अन्य जीवों के रोग से भी क्या होता है, रोग को भी क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। और इसको हम लोग रोगाणु बोलते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो है वो हम लोग को क्या करता है, कपड़ा को खराब कर देता है, भोजन को खराब करता है, चमड़ा खराब करता है। और कुछ सूक्ष्मजीव जो है मनुष्य में रोग को भी उत्पन्न कर देता है, जिसको हम लोग रोगाणु बोलते हैं। अब इसको हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्मजीव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो सूक्ष्मजीव का कारण होने वाला रोग कौन कौन सा है?
तो कुछ रोग कारक जो है सूक्ष्म जीव वायु में पेयजल, पीने का पानी है, भोजन आदि द्वारा जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव जो क्या होता है कि वायु से, है ना, सांस लिए वैसे प्रवेश हो गया शरीर में, या फिर तो पानी पिए उससे प्रवेश हो गया शरीर में, और शरीर में प्रवेश करने के बाद उसको शरीर को क्या करता है, बीमार कर देता है। और इस संक्रमित व्यक्ति या फिर तो जंतु के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आया, मतलब जो व्यक्ति बीमार है और उसका संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति भी आया, और ये रोग जो है उस पर भी जो होता है क्या हो जाता है, संचरण हो जाता है, और इसको हम लोग संचरणीय रोग बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से फैलने वाला रोग, है ना। सूक्ष्म जीव द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। और ये रोग जो है वो एक संक्रमित व्यक्ति से, मतलब एक जो बीमार व्यक्ति है उससे जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। फैलने का तरीका क्या है, तो वायु से फैल सकता है, जल से, भोजन या शारीरिक संपर्क से ये जो है फैल सकता है। जैसे कौन कौन बीमारी इसके अंतर्गत आता है, तो क्षय हो गया, रोग हो गया, क्षय रोग, टीबी हो गया, है ना, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, ये सारा हाइजा, ये सारा जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में जो है वो बीमार व्यक्ति से फैल सकता है। अब तेजी से फैलने वाला सामान्य रोग जो है सर्दी जुकाम है। अगर किसी व्यक्ति के सर्दी जुकाम हुआ है, छींका है, उसका संपर्क में जो आया ना, तो उसको भी ये रोग जो है जल्दी फैल जाएगा। अगर उसका शरीर में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा अच्छा है तो जल्दी नहीं बीमार पड़ेगा, लेकिन अगर कम रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो बीमार पड़ जाएगा। अब इससे पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है तो उसके शरीर से क्या निकलता है, बूंदे निकलता है, जो कि हजारों रोग का कारक होता है, और वो हवा में फैल जाता है। और उसके संपर्क में जो अगर स्वस्थ व्यक्ति आया तो क्या हो जाएगा, उसमें भी फैल जाएगा। इसलिए छींकने समय, खांसने समय मुंह को ऐसे मूंद लेना चाहिए, रुमाल ढक लेना चाहिए। हम लोग का देश में हर वर्ष टीबी से लगभग 10 लाख लोग जो है अधिक मामले देखने के लिए मिलता है। और माइको, है ना, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से ये टीबी रोग होता है, और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी रोग से फेफड़ा सबसे पहले प्रभावित होता है, खांसी आता है, और सही समय पर इसका उपचार अगर नहीं करवाया जा सकता है, किया जाता है, तो ये बहुत ही घातक रूप ले सकता है। नेक्स्ट है कि कुछ रोग वाहक जीव जैसे कीट एवं जंतु। तो कुछ रोग जीव जैसे कि हो गया, है ना, कुछ रोग जो हो गया जीव, कीट एवं जंतु द्वारा भी फैलाए जाते हैं, और इस जंतु या फिर तो कीटों को रोग वाहक बोलते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी, है ना, घरेलू मक्खी है, कोई जीव है, इसके द्वारा जो है मच्छर हो गया, इससे भी जो रोग फैल जाता है। ये सब रोग का वाहक, मतलब रोग उत्पन्न करने वाला जीव है। घरेलू मक्खी जब जंतु का अपशिष्ट कचरे पर बैठती है और उसमें मौजूद जितना भी रोगाणु है उसको लेकर आती है, शरीर में चिपक जाती है, शरीर में भी वो चीज क्या होता है, फैल जाता है। खाना अगर नहीं ढका हुआ है तो वहां बैठती है, वहां से खाना हम लोग खाते हैं, उससे फैलता है। तो ये इस तरह से फैलते हैं, शरीर में चिपके रोगाणु को भोजन में चले जाता है। ये भोजन क्या करता है, संदूषित से मतलब खराब करता है, जिसके आदमी खाने से ये आदमी बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है कि सूक्ष्म जीव के कारण होने वाला रोग। तो सूक्ष्म जीव से कौन कौन रोग होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आइए दिन में समाचार पत्र में देखते होंगे या फिर तो टीवी में देखते होंगे कि मलेरिया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया के बारे में सुनते होंगे। वास्तव में ये रोग जो है सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। और मादा एनोफिल मच्छर, कौन, मादा एनोफिल मच्छर से मलेरिया के परजीवी, है ना, मलेरिया का परजीवी मतलब मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से आता है, प्रोटोजवा से, है ना। मलेरिया का परजीवी जो है वो कहां से आता है, तो प्रोटोजवा का क्या है, मादा एनोफिल मच्छर से मलेरिया के परजीवी मतलब प्रोटोजवा, जिससे कि और मादा एडिस मच्छर जिससे हम लोग बोलते हैं डेंगू के विषाणु का वाहक है। फिर से समझिएगा कि मादा एनोफिल मच्छर मलेरिया का परजीवी, मलेरिया का परजीवी कौन है, प्रोटोजवा। और उसी प्रकार मादा एडिस मच्छर, है ना, डेंगू, है ना, जिसका कौन है, परजीवी विषाणु के वाहक है। मतलब यहां देखिए कि अगर डेंगू पकड़ा है तो मादा एडिस मच्छर काटेगा, और अगर मलेरिया पकड़ा है तो मादा एनोफिल मच्छर काटेगा, है ना। और मादा एनोफिल मच्छर के जो परजीवी कौन है, प्रोटोजवा, और इसका, है ना, मादा एडिस मच्छर का जो है परजीवी कौन है, विषाणु। तो क्या हमें इन रोगों को फैलने से रोकने के उपाय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी मच्छर जल में उत्पन्न और एवं वृद्धि करते हैं। जितना भी मच्छर होता है वो कहां से पनपता है, जल, पानी जमा हुआ है वहां से। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जल का जमाव होने नहीं देना चाहिए। और साथ में वहां क्या करना चाहिए, अगर जल जमा है तो वहां मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। हमारे राज्य में मलेरिया का प्रतिवर्ष कई लोग मर जाते हैं मलेरिया बीमारी से। अब क्या आप जानते हैं कि मलेरिया का उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कौन सा है, तो कुनेन, जिसको हम लोग सिनकोना का वृक्ष मतलब बोलते हैं, झारखंड से चिराता को जानते होंगे, है ना, सबसे बढ़िया है ना, मलेरिया के लिए सबसे अच्छा है। तो मलेरिया के उपचार के लिए जो है वो कुकेन, सिनोकोना का वृक्ष का छाल जो है इससे मतलब बहुत बढ़िया माना जाता है। उसी तरह से गिलोय के पत्ता का रस का उपयोग से मलेरिया डेंगू को मारा जाता है। और उसी तरह से चिराता, है ना, चिराता जो भी बोलते हैं हम लोग, है ना, उससे जो है मलेरिया का बढ़िया मतलब एंटीबायोटिक माना जाता है। अब यहां देखिएगा कि जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव, कौन रोग कौन जीव उत्पन्न करता है, तो क्षय रोग जीवाणु के चलते होता है, और ये वायु से फैलता है ना। और ये जो है क्या होता है, इसके बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रोगी व्यक्तियों एवं उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को और अन्य व्यक्तियों से जो है अलग रखना चाहिए, और उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए।
है ना। खसरा हो गया विषाणु से होता है, वायु से फैलता है। ये चिकन पॉक्स हो गया विषाणु से होता है, ये भी वायु और सीधे संपर्क आने से फैलता है। पोलियो हो गया विषाणु का मतलब इसका सूक्ष्म जीव है, और ये भी है क्या वायु है या फिर तो जल से फैलता है। उसी तरह से हैजा जीवाणु से फैलता है, टाइफाइड जीवाणु से फैलता है, जल भोजन से फैलता है। ये सब तो क्या करना चाहिए इसके लिए, तो व्यक्तियों को स्वच्छता एवं अच्छी आदतें को अपनाना चाहिए, और भली भांति पके भोजन को उबालकर और पेयजल को उपयोग जो है करना चाहिए, टीकाकरण का उपयोग करना चाहिए। उसी तरह से हेपेटाइटिस है ना, ए विषाणु से फैलता है, जल मतलब इसका फैलने का तरीका जो है वो जल है, और उपले हुए पेयजल को मतलब हम लोग प्रयोग करेंगे, पानी को खुलाक पिएंगे तो ये नहीं फैलेगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है मच्छर काटने से, और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि इससे हम लोग बच सके। समय समय पर कीटनाशक रसायन ये छिड़काव ये सब मच्छर को मतलब मारने के लिए है ना, मिट्टी के तेल का छिड़काव ये सब करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि जानवर में रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव। हाँ बिल्कुल, जानवर में भी तो रोग उत्पन्न करता है सूक्ष्म जीव। तो जानवर में भी एंथ्रेक्स, लैप्टोस्पाइरोसिस है ना, टलाइरेमिया, बोवेन, टीबी आदि बीमारी जो है जानवर में सूक्ष्म जीव के कारण जो है उत्पन्न होता है। और एंथ्रेक्स मनुष्य में एवं मनुष्य दोनों में भी मतलब ये दोनों के लिए क्या है, घातक बीमारी है। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का क्या किया था, खोज किया था, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। उसी तरह से पौधे में रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव कौन कौन है, तो कई बार आपने देखा होगा कि फसल में रोग लगते हैं, और वो क्या होता है जिससे कि उपज क्या होता है, कमी हो जाता है। मतलब नींबू हो गया या फिर तो किसी भी तरह का फसल में जो है ना कीड़ा लग जाता है, तो वो भी सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। जैसे गन्ने में जो है वो पोर फट जाता है ना, गन्ना का देखते हैं फट जाता है, इससे लाल हो जाता है, नींबू के ऊपर धब्बा आ जाता है, ये सारा जो है वो सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। तो यहाँ कुछ बताया गया है, नींबू कैंकर है ना जीवाणु के चलते होता है, वायु से ये फैलता है और ये इस तरह से कर देता है। गेहूं का रस्ट कवक के चलते फैलता है और वायु एवं बीज दोनों में ये प्रभावित होता है। भिंडी के में जो होता है पीत हो जाता है, जो विषाणु चलते हैं, ये कीट से फैलता है, जो भिंडी को भी खराब कर देता है। अब नेक्स्ट आता है कि सूक्ष्म जीव और खाद्य पदार्थों का संदूषण है ना। संदूषण का मतलब होता है खाद्य पदार्थ खाने वाली चीजों का मतलब खराब हो जाना। तो आपने जाना कि सूक्ष्म जीव हमारे भोजन का संदूषित कर देते हैं, मतलब संदूषित करते हैं, खराब कर देते हैं। संदूषित भोजन का गंध, रंग, स्वाद, सारा चीज क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या बता सकते हैं कि भोजन का संदूषण किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो आपने ऐसी कई चीजों को खाई होगी जो कि महीने पहले बना होगा, फिर भी वो रंग और स्वाद बिल्कुल जो रहता है एक जैसा रहता है। लेकिन अगर आज कुछ बनाए हैं और कुछ ऐसा चीज है और कल उसको खा रहे हैं तो खराब हो चुका होता है। तो क्यों, कुछ जो खाने वाला चीज है लंबे समय के लिए जो है वो अच्छा रहता है और कुछ जो है वो एक दिन ही खराब हो जाता है, एक दिन में। तो क्या वजह होता है, तो सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ का संरक्षण। हमारे सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को बचाव के लिए कई तरीके अपनाते हैं। खाद्य पदार्थ के लिए जो है संदूषण से बचाने की प्रक्रिया को हम लोग खाद्य परीक्षण बोलते हैं। अब ये किस तरह से बताते हैं, जैसे कि आप लोग दूध है ना, खाद्य पदार्थों को परीक्षण के तरीका, नमक, खाद, तेल, सोडियम, बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्म जीव को वृद्धि करने से क्या करता है, रोककर पदार्थ को संदूषित को रोकता है, मतलब खराब होने से रोकता है। जैसे कि अचार है ना, जैम हो गया, स्क्वेवेस हो गया आदि परीक्षण में इन्हीं रसायनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अचार बनाते हैं, खराब होता है जल्दी नहीं, अभी सब्जी बनाइए और 2 दिन के बाद देखिए सब्जी को महक आने लगेगा। अचार में महक नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, तो हम लोग उसमें तेल डालते हैं। तो तेल से भी जो है ना कोई भी वस्तु जल्दी खराब, मतलब खाने वाला चीज जो है खराब नहीं होता है। तो क्या क्या उपयोग करेंगे कि जो खाने वाला चीज है हम लोग का खराब नहीं होता है, तो सबसे पहले नमक द्वारा परीक्षण हम लोग करेंगे है। तो नमक का उपयोग करके मांस एवं मछली को लंबे समय तक जो है क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो कि अचार बनाने में भी नमक का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिससे कि ये संदूषित नहीं होता है। चीनी द्वारा है ना, चीनी से भी जो है, चीनी खाद्य पदार्थ जैसे मौजूद नमी को क्या करता है, कम कर देता है, जीवाणु को बढ़ने से रोकता है। जैसे में ये है, इसके चलते जो है हम लोग का खाने वाला पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है। तेल एवं सिरका द्वारा, तो ये जीवाणु को मारकर अपना भोजन को सुरक्षित रखने में ये भी क्या करता है, मदद करता है। इस विधि को सब्जी, फल, मांस, मछली आदि में परीक्षण के लिए हम लोग करते हैं। गर्म एवं ठंडा करके, कुछ ऐसा चीज होता है कि जैसे दूध है ना, दूध को अगर हम लोग गर्म नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन उसको हम लोग गर्म करके और उसको बचा के रख सकते हैं। जैसे घर में सब्जी हो गया, अन्य चीजें हो गया जो कि फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में रखने से वो ठंडा करके रखे हैं तो उसमें क्या हुआ, खराब होने से बचेगा। कम तापमान में कारण जो सूक्ष्म जीव वृद्धि रुक जाती है, जिससे कि भोजन खराब नहीं होता है। उसी तरह से दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उबालते हैं है ना, उसके बाद वो खराब नहीं होता है। तो क्या आप जानते हैं कि पैकेट में आने वाला दूध जो होता है वो गर्म करके मतलब हम लोग को मिलता है, गर्म किया हुआ रहता है, जिसके कारण वो जल्दी खराब नहीं होता है। और ये गर्म जो किया हुआ रहता है इसको हम लोग पाश्चुरीकरण बोलते हैं ना, थोड़ा सा गर्म किया हुआ रहता है। अब ये पाश्चुरीकरण होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस में है ना, उसका टेम्परेचर कितना रहता है 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से लेकर 30 सेकंड तक उसको गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको पैकेट में बंद किया जाता है और उसको हम लोग
फिर पीते हैं हम लोग के लिए लाया जाता है। भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परीक्षण, आजकल वायुरोधी सील द्वारा जो है खाद्य पदार्थों का जो है परीक्षण किया जाता है और इसमें प्रयोग इसमें क्या होता है कि प्रयोग किन किन चीजों के परीक्षण में किया जाता है ना। अब देखिए आगे है नाइट्रोजन चक्र। तो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर जुड़कर नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन जो है ना, वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर जुड़कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, फैक्ट्रिया जो होता है और वाहनों में दहन की क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्मित होता है। और ये ऑक्साइड क्या करता है, वर्षा के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है और ये नाइट्रिक अम्ल जो है वो नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाता है और पौधा इसी जो है वो नाइट्रेट को ग्रहण करके इसे प्रोटीन में परिवर्तन करता है। और जब जंतु इन पौधे को खाता है तो इस पौधा का खाने वाला जंतु को मारकर है ना, मारकर खाता है तो ये प्रोटीन शरीर में चला जाता है। जबकि पौधा या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनियो अम्ल में क्या होता है, बदल जाता है। और ऐसे में क्या होता है, अम्लीकरण कहलाता है। और नाइट्रोजन जीवाणु जो है इससे अमोनिया का नाइट्रेट में बदल देता है और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रीकरण। तो ये इस तरह से जो है चैप्टर खत्म होता है। अब यहाँ जो है हम लोग क्या क्या इस चैप्टर से सीखे, तो सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म होते हैं जो कि जिसे सूक्ष्मदर्शी या फिर तो किसी यंत्र के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यह जल, वायु, मिट्टी तथा अन्य जीवों में भी पाया जाता है। सूक्ष्म जीव बहुत सरल जीव हैं जो कि कठिन परिस्थितियों में क्या होता है, जीवित रहते हैं। और ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव चारों ओर जो है ना, 4 वर्गों में बांटा जाता है। सूक्ष्म जीव है 4 वर्गों में, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल के रूप में बांटा गया है। विषाणु को भी हम इसी के अंतर्गत रखते हैं, परंतु ये स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। और विषाणु केवल परपोषी के अंदर ही जो है वो गुणक करते हैं। उसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए जो है उपयोगी तो होते हैं, तो कुछ जो है क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो भोज्य पदार्थ बनाने में उपयोगी होते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो है अल्कोहल, औषधि एवं वाणिज्य के उत्पादन भी करने में प्रयोग करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयोग आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य तथा पौधे एवं अन्य जंतुओं की बीमारी उत्पन्न करते हैं। और कुछ जो है वो रोग के कारक भी बनते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शरीर को जो है विषाक्त भी बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव है जो लेग्यूमस, पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी को क्या करता है, उर्वरकता को बढ़ाता है। और कुछ सूक्ष्म जीव जो है भोजन को संदूषण से बचाता है, जिसको हम लोग पाश्चुकरण, शीतलता, उबालन या भंडारण तथा पैकेजिंग आदि ये सब विधि से अपनाते हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।